हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। यहाँ से क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि डेरिवेशन से रिलेटेड और कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और इसको रिवीजन भी अच्छे से आप लोग करते रहेंगे। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में है क्या और इसको पढ़ना कैसे है। तो हम लोग को जनरली जो है सबसे पहले ये जानना है कि वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स क्या है और गॉस का प्रमेय यानी कि गॉस का थ्योरम क्या है, उन्होंने कहा क्या है, उसी को हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में जानेंगे और इससे रिलेटेड हम लोग डेरिवेशन करके उसका हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, जो पेपर में आया हुआ है। तो सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स समझने से पहले हमें एक चीज समझना पड़ेगा, वो घन कोण। क्या समझना पड़ेगा? घन कोण, जिसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल समझने से पहले हम लोग क्षेत्रफल सदिश समझ लेते हैं। मान लेते हैं कोई एक एरिया है या कोई ये प्लेन है, ठीक है, या ये प्लेन है या तुम्हारा ये प्लेन है या तुम्हारा कोई टेढ़ा मेढ़ा प्लेन है। बात समझ में आया? प्लेन का मतलब क्या होता है? 2D। प्लेन का मतलब क्या होता है? 2D कोई फिगर, ठीक है, जैसे कागज का कोई टुकड़ा ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये मेरा क्या है, कागज का एक टुकड़ा है या एक प्लेन है, ठीक है, ये 2D होता है। जैसे ये x है और क्या है, y है, इसमें z नहीं है, इसमें z नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्षेत्रफल का वेक्टर समझेंगे कि होता क्या है। तो देखो इसमें जनरली होता क्या, अगर ये तीनों फिगर में देखा जाए तो इसका जो वेक्टर होता है वो ऊपर की तरफ होता है। वो क्या होता है स्टूडेंट? ऊपर की तरफ एक वेक्टर काम करेगा। सबसे पहले इसका एरिया कितना है, ए, या इसको ले सकते हो डी ए। क्या ले सकते हो? डी ए का मतलब होता है छोटा सा एरिया, या पूरा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये एरिया इसका ए है, इसका भी एरिया कितना है, ए है, और इसका भी एरिया कितना है, ए है। तीनों का एरिया मान लो ए है, ठीक है। तो इसका जो वेक्टर काम करेगा इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, यानी कि एन कैप, ठीक है। इसका जो वेक्टर काम करेगा इसके परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ से एंगल बनाना चाहोगे तो 90 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 90 डिग्री। उसी तरीके से यहाँ से भी इसका वेक्टर कहाँ काम करेगा, ऊपर की तरफ, एन कैप। एन कैप क्या है? डायरेक्शन बता रहा है। एन कैप क्या है? एन कैप ये बता रहा है कि इस प्लेन का डायरेक्शन हमारा ऊपर की तरफ है, ठीक है। पहली बात समझ में आया? ठीक। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू होगी हम लोग का कि वेक्टर ए, क्या लिखेंगे इसको? वेक्टर ए लिखेंगे। और वेक्टर ए लिखने के साथ साथ हम लोग ये लिखेंगे, डायरेक्शन बताना पड़ेगा कि हमारा डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और एरिया कितना है, ए। एरिया कितना है, ए, ठीक है। उसी तरीके से इसका भी हमें बताना पड़ेगा कि ये वेक्टर कितना है। तो वेक्टर ए जो है हमारा, हमें बताना पड़ेगा कि इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और इसका एरिया कितना है, एरिया हमारा ए है। इसी तरीके से इसमें भी होगा। वेक्टर, वेक्टर क्या बताता है? वेक्टर ये बताता है कि वो सदिश है कि अदिश है, कि वो वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। तो एरिया, एरिया जो है, एरिया वो वेक्टर क्वांटिटी है, वो सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब उसमें डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। जैसे मान लो ये तुम्हारा प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है, इस प्लेन को, ये प्लेन है, प्लेन का मतलब कोई एरिया लेगा कि नहीं है, ये लेगा लंबाई और ये लेगा चौड़ाई, या लंबाई या ऊंचाई लेगा। तो इसका जो वेक्टर काम करेगा एकदम इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में। इसको अगर हम मोड़ दें इस डायरेक्शन में कर दें तो वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में काम करने लगेगा। इसको अगर मोड़ दें तो क्या क्या होगा, इसका डायरेक्शन हमारा इस डायरेक्शन में हो जाएगा। बात समझ में? अगर हम प्लेन का पूरा पोजीशन ही चेंज कर दें तो हमारा जो वेक्टर काम करेगा इसके परपेंडिकुलर ऊपर काम करेगा। इधर कर दें इसका वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में वर्क करने लगेगा। इतनी बात समझ में आ गया? ठीक है, तो ये चीज हो गई। इसके बाद हम लोग जो अगला पॉइंट समझेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि सॉलिड एंगल होता क्या है। पॉइंट लिखेंगे सॉलिड एंगल, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको घन कोण। क्या बोलते हैं? घन कोण, ठीक है।
घन कोण किसके लिए बना है ये ध्यान दो पहले। एक तो 2D एंगल होता है, क्या होता है, एक 2D एंगल। 2D एंगल का मतलब ये हमारा यहाँ पे एंगल थीटा बनता है, ठीक है। इसका यहां से यहां तक जो है डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, चाप बोलते हैं। चाप को इंग्लिश में बोलते हैं आर्क, ठीक है। ये यहां से यहां तक क्या होता है, यहां से यहां तक होता है रेडियस। क्या होता है, रेडियस यानी कि आर, ठीक है, यानी कि त्रिज्या। बात समझ में आया। तो यहां से एक एंगल, एक फार्मूला निकल के आता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क, आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस, यानी कि चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्क मेरा क्या है, आर्क को दिखाते हैं एस से। आर्क को किससे दिखाते हैं, एस से दिखाते हैं। और रेडियस को किससे दिखाते हैं, आर से। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस बाई आर। तो ये जो एंगल है ये सॉलिड एंगल नहीं है, ये एंगल तुम्हारा क्या है, ये 2D एंगल है। क्या तुम्हारा 2D एंगल है, ठीक है। जैसे क्या करें, जैसे लेंथ हो और विड्थ हो, उसमें जो एंगल बनेगा, या इस प्लेन के, ये मान लो ब्लैक व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड में ये तुम्हारा कितना एरिया कवर किया। जैसे पिज्जा नहीं होता है, पिज्जे का डायरेक्शन देखो तिनकोना होता है, वो 2D है, वो क्या तुम्हारा 2D ले सकते हो उसको प्लेन मान करके। लेकिन यहाँ पे सॉलिड एंगल में क्या होता है, सॉलिड एंगल में मान लो एक फुटबॉल है, या एक फुटबॉल ना मान करके ये मानो कि ये तुम्हारा क्या है, एक तरबूज है। क्या है ये, एक तरबूज है। और तरबूज में होता क्या है जी, तरबूज हमारा 2D है कि 3D है, तरबूज हमारा क्या है, हाँ तरबूज हमारा क्या है, 3D फिगर है। क्या तुम्हारा 3D फिगर है। तो 2D फिगर के लिए केवल हम लोग एंगल लेते हैं, ठीक है, रेखीय एंगल। लेकिन अगर क्या नाम है, जब वो 3D बन जाता है तो उसके लिए जो एंगल लेंगे, कोण लेंगे, वो घन कोण, घन घन घन, ठीक है, घन कोण। यहाँ पे क्या होगा, बीच में क्या होगा, सेंटर होगा कि नहीं, बीच में क्या होगा, सेंटर O होगा, ठीक है। अब एक काम करो, ऊपर क्या करेंगे हम लोग, चाकू से काट दें, इस तरीके से क्या करें, इसको चाकू से ऐसे काट दें, ठीक है। बात समझ में आया। चाकू से इसे काटेंगे तो इसको क्या करेंगे, यहां से इसको मिलाएंगे, इसको मिला दिए हम लोग, ठीक है। तो इसका रेडियस क्या हो गया, इसका रेडियस हो गया आर, इसका रेडियस क्या हो गया, यहां से यहां तक आर हो गया। और ये तुम्हारा एक एरिया बना रहा है कि नहीं, ये एरिया बना रहा है ना। एरिया किससे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं। एरिया किससे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं। अगर एरिया है तो उसका वेक्टर भी होगा कि नहीं, अगर एरिया है तो बताओ उसका वेक्टर होगा कि नहीं, होगा ना। इसका एरिया जो है छोटा सा एरिया है, इसलिए इसको DA लेंगे। क्या लेंगे, DA। डी का मतलब स्मॉल एरिया है, क्या तुम्हारा छोटा सा एरिया। और टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया हमारा है ए कितना होता है, अगर ये स्फेयर है, अगर ये फुटबॉल है, अगर ये तुम्हारा कोई का नाम है तरबूज, गोल एकदम गोल है स्फेयर के टाइप का, तो एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। इतनी बात समझ में आया, ठीक है। अब ध्यान दो पहले, इसमें वेक्टर जो वर्क करेगा, वेक्टर सीधा ऊपर की तरफ जाएगा, एन कैप किधर वर्क करेगा, एकदम सीधा ऊपर की तरफ वर्क करेगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा स्फेयर होता है ना वो एकदम गोल होता है। क्या होता है, गोल होता है। जो भी डायरेक्शन होगा वो सेंटर पे आके मिलेगा, उसपे कहाँ मिलेगा, एरिया का। अगर यहाँ पे भी अगर हम छोटा सा एरिया ले लें, ठीक है, तो हमारा जो वेक्टर होगा वो हमारा क्या होगा, वो सेंटर पे आके मिलना चाहिए। इतनी बात समझ में आया, ठीक है। अब देखो सॉलिड एंगल होता क्या है, सॉलिड एंगल वो होता है कि ये तुम्हारा यहाँ पे ये जो तुम्हारा एरिया बन रहा है, ये एरिया सेंटर O पे कितना एंगल 3D एंगल बना रहा है, कितना एंगल 3D एंगल बना रहा है, उसी को बोलते हैं घन कोण। क्या कह रहे हैं, जैसे तुम कुप्पी इसको क्या करो, इसको कट करके निकाल लो, ठीक है, तो अंदर क्या दिखेगा, होल दिखेगा ना। तो जितना एंगल 3D एंगल बना रहा है वहां पे, वही एंगल हमारा क्या है, घन कोण। और घन कोण को दिखाते हैं ओमेगा से। घन कोण को किससे दिखाते हैं, ओमेगा से दिखाते हैं। बात समझ में आया।
घन कोण को किससे दिखाते हैं? ओमेगा से दिखाते हैं। बात समझ में आया इतनी? आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये छोटा सा एरिया है, तो छोटा सा हमें एंगल भी मिलेगा, डी ओमेगा। क्या मिलेगा? डी ओमेगा। डी ओमेगा मतलब स्मॉल सॉलिड एंगल, ठीक है, छोटा सा घन कोण मिलेगा। इसका फार्मूला कितना होता है? इसका फार्मूला होता है डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला ये होता है डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। एक बात बताओ, डी अगर यहाँ पे डी हटा दिया जाए, क्या हटा दिया जाए? डी हटा दिया जाए और टोटल एरिया लिया जाए, क्या लिया जाए यहाँ से? टोटल एरिया, पूरा एरिया अगर ले लिया जाए तो एक बात बताओ, यहाँ से एरिया की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग? एरिया की जगह पे रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। क्या रखेंगे? 4 पाई आर स्क्वायर। नीचे कितना है? आर स्क्वायर। जब तुम टोटल एरिया ले रहे हो तो टोटल एंगल मिलेगा, ठीक है। बात समझ में? जैसे छोटा सा एरिया था तो छोटा एंगल मिल रहा था, ठीक है। जब टोटल एरिया पूरे सरफेस का एरिया रख रहे हो, पूरे तुम फुटबॉल का रख रहे हो या तुम पूरे का नाम है तरबूज का रख रहे हो, तो हमें एंगल भी क्या होगा? पूरा पूरा एंगल मिलेगा। तो डी दोनों जगह से हटा देंगे, ठीक है। बस ए का फार्मूला क्या रख दिए? ए का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, तो ओमेगा बराबर क्या आ गया? 4 पाई। क्या आ गया? 4 पाई, ठीक है। इसका मात्रक होता है जी, इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक यानी कि यूनिट क्या होगा? किसमें नापते हैं इसको? इसको नापते हैं स्टेरेडियन में। किसमें नापते हैं जी? स्टेरेडियन। और शॉर्ट फॉर्म में एस आर, शॉर्ट फॉर्म में एस आर, ठीक है, स्टेरेडियन। बात समझ में आया? इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट क्या होता है बताओ? रेडियन। इसका क्या होता है? रेडियन, ठीक है। रेडियन यानी कि स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। इतनी बात समझ में आया तुम लोग को? एक बात ये समझ में आ गया तो एक चीज और घन कोण से हम लोग समझेंगे, ठीक है, फिर जाके तुम लोग उतारना इसको कॉपी में अपना। अब ध्यान दो, पहले ये जो एरिया था एकदम सिंपल था, ये जो एरिया था हमारा एकदम सिंपल था। जिस डायरेक्शन में हमारा वेक्टर ए काम कर रहा है, जिस डायरेक्शन में हमारा ये तुम्हारा क्या कह रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हमारा एरिया का डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में हमारा क्या रेडियस भी जा रहा है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है, कभी कभी क्या होगा, हमारा डायरेक्शन इस टाइप से रहेगा, हमारा डायरेक्शन ऐसे रहेगा, थोड़ा तिरछा मिर्चा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। हमारा डायरेक्शन हो गया इस तरीके से, तो हमारा डायरेक्शन क्या हो गया? डायरेक्शन का एरिया का डायरेक्शन क्या होगा? एरिया का डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हुआ ना। यही चीज इसमें समझना है तुम लोग को। ये अगर समझ गए तो समझ लो तुम लोग का बेड़ा पार है, ठीक है। हमारा ये बताओ क्या है? ये छोटा सा एरिया है कि नहीं? है छोटा सा एरिया है, और वेक्टर है, ये वेक्टर डी ए। क्या तुम्हारा छोटा सा एरिया है, वेक्टर डी ए है, ठीक है। उसके बाद समझो पहले, तो इसका क्या होगा? इसका डायरेक्शन हमारा इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे बताया था मैंने, बताया था कि नहीं? हर कोई भी एरिया हो, उसका ऊपर की तरफ क्या करता है? उसका एरिया काम करता है। उसका क्या होता है? ऊपर की तरफ एरिया काम करता है। अगर इसको यहाँ से हटा करके यहाँ रख दिया जाए तो ये हो गया वेक्टर डी ए। क्या हो गया? ये वेक्टर डी ए किधर काम करेगा? जो उसका एरिया है उसके परपेंडिकुलर, जो उसका एरिया उसके परपेंडिकुलर में उसका क्या काम कर रहा है? डायरेक्शन काम कर रहा है। लेकिन हमें जो है, हमें जो डायरेक्शन चाहिए इसका, हमें इस डायरेक्शन में चाहिए। इस डायरेक्शन में हमें क्या चाहिए? हमें वेक्टर चाहिए। क्या चाहिए? वेक्टर चाहिए। हमारा जो एन कैप है वो इधर कर रहा है वर्क, हमारा जो, क्योंकि ये तुम्हारा पॉइंट ओ है और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है जी? यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? घन कोण। घन कोण हमारा बन रहा है डी ओमेगा। क्या बन रहा है?
डी ओमेगा घन कोण, क्योंकि यहाँ बता चुके हैं घन कोण क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है, सेंटर पे काम करता है, ओ पे काम करेगा। ठीक है, अब ध्यान दो, पहले इस प्लेन को हम लोग क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर करेंगे, यानी कि इस प्लेन को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, जो ये प्लेन तिरछा दिख रहा था उसको काट देंगे सीधा, जैसे मूली काटते हो ना, मूली पहले तिरछा कट गया, मूली के पहले क्या कर गया, तिरछा कट गया, तो एक बार तिरछा ना काटो, उसको सीधा सीधा काटो, तो तिरछे को क्या करो, सीधा कर दो। बात समझ में आया, तो उसको मैंने सीधा कर दिया, तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बन गया, इन दोनों के बीच में क्या बन गया, एक एंगल बन गया थीटा। बात समझ में आ रहा है, क्या बन गया, थीटा एंगल बन गया। जैसे थीटा एंगल बनेगा, तो ध्यान दो, पहले ये पहले वाले एरिया का, काले वाले एरिया का तो कितना है तुम्हारा, डी ए है, काले वाले एरिया का कितना है तुम्हारा, वेक्टर डी ए है, तो लाल वाले का एरिया क्या हो जाएगा, कॉस में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, कॉस में चला जाएगा। ये कहां से होगा, ये तुम्हारा अगर 11th पढ़े होते तब समझ में आता, तो क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा, क्योंकि तुम्हारा हो क्या रहा है, काले वाले सरफेस इधर वर्क कर रहा है और जो लाल वाले का जो एरिया वेक्टर काम कर रहा है वो उधर काम कर रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल वो क्रिएट हो गया ना, दोनों के बीच में क्या एंगल क्रिएट हो गया, थीटा। ठीक है, तो थीटा होने की वजह से ये कॉस में चला जाता है, कॉस थीटा हो गया, क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। ठीक है, यहां से लेके यहां तक का जो रेडियस है वो आर है, यहां से यहां तक का जो रेडियस है वो कितना है, आर है। तो हम लोगों को करना क्या है, डी ओमेगा लिखना है, क्या लिखना है जी, डी ओमेगा इज इक्वल टू एरिया रखेंगे, क्या रखेंगे, ऊपर क्या रखेंगे, एरिया। अब बताओ एरिया हम लोग ये वाला रखेंगे कि ये वाला रखेंगे, कॉस वाला रखेंगे। ठीक है, क्योंकि एरिया हम लोग चेंज किए हैं, एरिया क्या किए हैं, चेंज किए हैं, किस डायरेक्शन में, एन कैप के डायरेक्शन में, किसके डायरेक्शन में, एन कैप के डायरेक्शन में। तो हमारा कितना हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया है कोई दिक्कत नहीं है, जब गॉस थ्योरम पढ़ाएंगे तो वहां पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज जो है तुम लोग को दिमाग में रखनी है कि अगर सिंपल एरिया है तो ये फार्मूला, अगर क्या नाम है तुमको, क्या नाम है, थोड़ा सा दाएं बाएं कोई एरिया मिला, मतलब कि एंगल के साथ एरिया मिल रहा है, तो वहां पे बस डीए के जगह पे क्या रख देना, तो आगे। चलो अगला टॉपिक हम लोग को देखना है कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा एक फार्मूला निकल करके आएगा। दूसरी बात क्या नाम है, हम लोग को ये देखना है कि इसका न्यूमेरिकल्स कैसे लगाना है और इसका डेफिनेशन क्या है वो देखना है। ठीक है, तीन चीजें हैं, पहला डेफिनेशन, दूसरा फार्मूला, तीसरा इससे न्यूमेरिकल पूछता है और चौथा इसका यूनिट पूछ देता है, ये इसका होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग सारे चीज देखेंगे। हाँ, बात समझ में आया, ठीक। तो हम लोग जो है सबसे पहले ये देखें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। जैसे मान ले कोई सरफेस ले लिए, कोई टेढ़ा मेढ़ा कोई सरफेस ले लिया इस तरीके से। ठीक है, कोई सरफेस हम लोग ले लिए, जो कि इस सरफेस में भी हम लोग छोटा सा टुकड़ा लेंगे, डी ए, क्या लेंगे, डी ए। इस छोटे से टुकड़े का जो एरिया है वो क्या है, डी ए इस है एरिया। ठीक है, और ये तुम्हारा कहाँ से, इस तुम्हारा ये जो एरिया रखा हुआ है, प्लेट रखा हुआ है या सरफेस रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी, बाहर निकलेंगी, निकलेंगे कि नहीं, इसमें से इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन क्या होंगी, इससे पास होंगी, जो कि मैंने पहले बता चुका हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन क्या होती है, कोई प्लस चार्ज रखा हो वहां से बाहर की तरफ क्या निकलता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन निकलती है, वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, तो इसमें से पास होगा कि नहीं, एरिया से पास होगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन जो होगा, जो इसका डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन में हमारा डी ए वर्क करेगा, इस डायरेक्शन में क्या वर्क करेगा, डी ए वर्क करेगा। ठीक है, डी ए वर्क करने के साथ साथ हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, वो हमारा इसके डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारा
फोर्स लाइन जा रही है उस डायरेक्शन में क्या काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा किधर रहेगा, जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन यानी कि वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं उधर ही हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी जाएगा। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्रिएट हो रहा है, इन दोनों के बीच में एंगल, कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल। कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल। ठीक है, तो यहां से ध्यान दो, पहले यहां से फॉर्मूला क्या है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र का मतलब तुम्हें वैद्युत बल रेखा में, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, ये जो पृष्ठ लिया गया है, ये जो पृष्ठ लिया गया है ये काल्पनिक पृष्ठ है। क्या ये काल्पनिक, काल्पनिक मतलब कल्पना किया गया है, यानी कि इमेजनरी है। क्या तुम्हारा ये इमेजनरी प्लेन है ये, यानी कि काल्पनिक पृष्ठ है ये। बात समझ में आया? ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स जो होता है, वैद्युत फ्लक्स जो होता है, जो कि हमें वही जानना है, वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, उस पृष्ठ से, उस पृष्ठ मतलब काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली, होकर मतलब उससे पास होने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है, यानी कि मेजरमेंट है। बात समझो पहले कि कोई विद्युत क्षेत्र में क्या रखा हो, काल्पनिक पृष्ठ रखा हो, उस काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखा मान लो यहाँ पे कितना जा रहा है, 1 2 3 4, 4 जा रहा है ना, तो विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी तो विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या को नापना ही हमारा विद्युत फ्लक्स है। क्या कह रहे हैं, इस पृष्ठ से, इस काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले काल्पनिक रेखाओं, सॉरी विद्युत बल रेखाओं की संख्या को नापना ही, मापना ही, संख्या को देखना ही हमारा क्या है, विद्युत फ्लक्स है। इंग्लिश में क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन एन इमेजिनरी सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, एक इमेजिनरी सरफेस ले लें, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये तुम्हारा क्या नाम है, डायरेक्ट जहां पे तुम्हारा वो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन हो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, इज मेजर मतलब नापना, ऑफ किसका नाम, क्या नापना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। ठीक है, पासिंग मतलब गुजरता है, कहां से, थ्रू एट सरफेस, यानी कि इस काल्पनिक पृष्ठ से, इमेजिनरी प्लेन से गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या के माप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इसका फार्मूला निकल करके आता है, क्या निकल करके आता है, फाई ई। क्या निकल करके आता है, फाई ई इंटीग्रेटेड वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ये फार्मूला है। ठीक है, कहीं कहीं इसको क्लोज कर दिया जाता है ऐसे। बात समझ में आया, क्लोज मतलब अभी तो क्लोज नहीं लिया जा रहा है, अभी बस सरफेस दिया जा रहा है, कहीं कहीं ऐसे लिखा जाता है। और इसका फार्मूला क्या होगा, ठीक है, ई डी ए। जब भी डॉट रहेगा, जब भी ये डॉट प्रोडक्ट है, ये क्या तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट है, जब डॉट प्रोडक्ट हटता है तो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। क्या आएगा, कॉस थीटा निकल करके आएगा। इतनी बात समझ में आया। वेक्टर, और ये वेक्टर, इसको जो तीर बनाई है वेक्टर बोलते हैं इसको। वेक्टर हटेगा, डॉट हटेगा, तुरंत क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाता है। ठीक है, क्योंकि फार्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। क्या होता है, यानी कि डॉट और वेक्टर हटाए तो कॉस थीटा। अगर ये फार्मूला है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तुरंत ए बी तो रहेगा ही, साइन थीटा भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साइन थीटा भी आ जाता है। बात समझ में आ रहा है इतनी, तो ये तुम्हारा निकल करके इतना आता है। अब कंडीशन ये है, कंडीशन ये है कि जब, पहला कंडीशन ये है कि थीटा 90 डिग्री हो जाए, थीटा कितनी डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तब कितना होगा, कॉस 90 कितनी होती है, 0। कॉस 90 कितना होता है, 0 डिग्री होती है। ठीक है, अब ध्यान दो पहले, यानी कि सरफेस का डायरेक्शन किधर है, इधर है,
सरफेस का डायरेक्शन देखो, ध्यान देना पहले कंडीशन ये लेते हैं, ये जैसे मान लेते हैं सरफेस, एक नया सरफेस लेते हैं, ये सरफेस ले लिए, तो इस सरफेस का डायरेक्शन किधर है, इधर होगा, वेक्टर ए का डायरेक्शन इधर, ठीक है। अब पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें जो एंगल बनाना है ई और डी के बीच में बनाना है, इसमें बनाना है ई और डी के बीच में, तो वेक्टर ए तो इधर कर रहा है वर्क, और हमारा जो पास होने वाली जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है वो ऊपर की तरफ जा रही है, तब कितना डिग्री बनेगा, यहाँ पे एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। तो एक बात बताओ, क्रॉस कर पा रहा है, एक भी क्रॉस कर पा रहा है, जैसे मान लो ये प्लेन हमारा है, ये हमारा क्या है, ये प्लेन है, ठीक है, तो ये प्लेन हमारा है ऐसे, तो इसका वेक्टर क्या है तुम्हारा, इधर की तरफ वर्क करेगा, इधर की तरफ वर्क करेगा कि नहीं, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है, वेक्टर ए हमारा इधर कर रहा है, वर्क कर रहा है, ठीक है, और हमारी जितनी भी तुम्हारी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है वो इधर जा रही है ऊपर की तरफ, तो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री ना। तो क्या इस प्लेन से कोई पास हो पा रहा है, छेद करके जा पा रहा है, नहीं जा पा रहा है ना, ठीक है, तो वही कंडीशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री, जैसे तुम cos 90 रखोगे, जैसे तुम cos 90 रखोगे, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री, ये 0 हुआ, सब 0 हो जाएगा, सब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहली बात समझ में आ गया यहाँ से, ठीक है। दूसरा कंडीशन यहाँ समझा देते हैं हम, यहाँ जगह है, दूसरा कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन ये है, थीटा हमें 0 डिग्री ले लिया जाए, एंगल कितना ले लिया जाए, 0 डिग्री, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, कितनी होती है, cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। इसका कंडीशन क्या है, ध्यान दो पहले, ये मान लो मेरा हमारा सरफेस है, इमेजिनरी प्लेन है, काल्पनिक पृष्ठ है, इसका वेक्टर किधर करेगा, इधर वर्क करेगा, ठीक है, और इधरी हमारा क्या वर्क करे, इधरी हमारे इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन भी जाए, यानी कि हमारी वैद्युत बल रेखाएं भी किधर जाएं, इसी डायरेक्शन में जाएं। जब उसी डायरेक्शन में जाएंगी तो एंगल कितना हो जाएगा, 0। जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए जा रहा है उसी डायरेक्शन में वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी, तो हमारा क्या नाम है, एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो जब 0 डिग्री बनेगा तब कितना हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई ए, यहाँ पे cos थीटा की जगह कितना रख देंगे, cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो 1 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो इतना ही आएगा, ई ए, क्या हो जाएगा, ई ए। कोई दिक्कत ना, हाँ नहीं दिक्कत ना, जब नहीं दिक्कत है तो आप इसको उतारिए, ठीक है। इसके आगे हम लोग इसका यूनिट देख लेंगे। एक चीज और देख लो, इसका वीमा लिख लेना, वीमा, वीमा, वीमा क्या होगा, एम एल क्यूब टी पर -3 और ए पे -1, ए पर -1, ये उतार लेना, ठीक है, ये वीमा होता है इसका। मात्रक इसका तुम्हारा वेबर होगा, मात्रक क्या होगा इसका, वेबर, इसका मात्रक क्या होता है, वेबर, W स्मॉल b, उतारो। देखो ये मेरा क्या है, ये हमारा विद्युत फ्लक्स है, ये क्या है तुम्हारा विद्युत फ्लक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, EF हो जाएगा। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया। ए क्या है, सरफेस एरिया है, ए क्या है तुम्हारा, सरफेस एरिया है। थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल, क्या तुम्हारा, एंगल बिटवीन ई एंड डी ए, ठीक है, मतलब थीटा क्या है, ई और डी ए के बीच का कोण,
ई और जैसे ई और डीए के बीच का कोण, ठीक है। उतारो उतारो। तो स्टूडेंट आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। बाकी जो है अगला लेक्चर हम लोग जो है गॉस थ्योरम पर हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जो है बार बार वो पूछता है। तो हम लोग जो है अगले क्लास में उसको देखेंगे। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर ये मेरी वीडियो नए स्टूडेंट तक पहुंच रही है तो आप लोग जो है इसे इस चैनल से जुड़ जाएं, जिसके लिए आप लोग सब्सक्राइब करें और हो सके तो आप लोग अपने दोस्तों में से शेयर करें, जिससे आप लोग की तैयारी अच्छे से चलती रहे। तो इस वीडियो पे आप लोग का जो है फुल फिजिक्स का 12th का आप लोग को कंप्लीट कराया जाएगा, कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।